कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आई होप कि आप सब लोग इस चीज को बड़ी अच्छे से जानते भी होंगे, है ना। जल्दी जुड़ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं आप सभी का यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर क्या करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह से हमारे साथ बना रहे और मेरे साथी जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी नई क्लासें लेकर आते हैं उनकी भी जो क्लासें हैं और अपनी ये जो इंग्लिश लिटरेचर की जो इम्पोर्टेंट क्लास है इसको भी आप लोग क्या करते रहना, शेयर करते रहो ताकि आपके जो भी साथी हैं उन तक भी ये चीजें पहुंच जाए। आज मैं उस चैप्टर को लेकर आया हूं जिसमें हम सब एक कह सकते हैं कि एक हर नागरिक को, हर देश का हर नागरिक उसको ये बातें क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आज जो चैप्टर है हमारा वो उसी के ऊपर है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा और आई थिंक कि ये पढ़ाने लायक भी नहीं है चैप्टर, क्योंकि ये तो हमारे क्या है, हमें पता होना चाहिए। इस चैप्टर को क्या है कि हमें महसूस करना पड़ेगा और हमें इन चैप्टर को यहाँ पर खाली लिखी हुई बातों को ही नहीं, हमें बाहर की जो जगत की, जो दुनिया की जो बातें हैं उनसे जोड़कर देखना होगा। क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो उस समय ये चैप्टर को जब लिखते हैं, इस निबंध को जो हमारे सामने जब ये पेश करते हैं, तो उससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आज से 100 साल पहले लिखी गई बात वास्तव में आज भी हम उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हमारा एक अच्छा ऐसे है जिसका नाम है द नेशन, जिसे कहते हैं एक राष्ट्र। ठीक है, द नेशन किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो ये क्लास है वो सेमेस्टर 3 के लिए, बीए सेमेस्टर 3 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, ठीक है, जिनके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की एक बुक है प्रोज, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर क्लास ले रहा हूं। ठीक है, सॉरी, ये जो क्लास है अपनी, ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक एक करके यहाँ पर सारे निबंध अपने इस प्लेटफॉर्म पर करवाए। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी नॉवेल्स है, ट्रेन टू पाकिस्तान और कैस्टर ब्रिज, वो ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, आप वहां पर जाकर उन चीजों को भी देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करवाऊंगा। अब हम देर ना करते हुए हमारे चैप्टर पे पहुंचते हैं कि द नेशन किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं रविंद्रनाथ जी का। रविंद्रनाथ टैगोर born in May 7, 1861, कलकत्ता में इनका जन्म होता है। ठीक है, और डेथ होती है अगस्त 7, 1941, और ये भी कहां पर होती है, कलकत्ता के अंदर। कहां पर होती है, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, वो कैसे पोइट थे, बंगाली पोइट थे, कंपोजर थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना भी लिखा जो कि आज हमारा क्या है, नेशनल एंथम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वैसे व्यक्ति जिन्होंने एक राष्ट्र की परिभाषा दी। क्या की, एक राष्ट्र की परिभाषा दी। हम इनके बारे में और भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रोज को और वर्ड्स के उस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि दूसरे लेखकों से कई ज्यादा अलग था। उन्होंने एक उस स्टाइल को लिखना, उन्होंने उस शैली को बताया कि साहित्य के अंदर एक ऐसी शैली होगी तो वो क्या हो सकती है, लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, स्पेशली हम कहेंगे तो वो बंगाली लिटरेचर के अंदर उस शैली को बताते हैं। कहां पे बताते हैं, बंगाली लिटरेचर के अंदर। ठीक है, फ्रीडिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मॉडल एंड ए क्लासिकल संस्कृत,
और वो क्लासिकल संस्कृत जो हमारी पौराणिक जो संस्कृत भाषा है उसको जोड़कर वो क्या करते हैं, बंगाली लिटरेचर के अंदर एक नई शैली को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। हाईली उनको जाना जाता है हमारे इंडियन कल्चर के लिए। किनके लिए? इंडियन कल्चर के लिए। क्योंकि वेस्ट एंड वाइस वर्सा ही इज जनरली regarded the outstanding creativity artist of early 20th century। 20वीं शताब्दी के वो बड़े ही कैसे थे, बड़े ही क्रिएटिविटी आर्टिस्ट थे, क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, बड़े ही कह सकते हैं कि एक सृजनात्मक लेखक के रूप में ये उभर कर आते हैं 20वीं शताब्दी में। In 1913 he became the first non-European to receive the Nobel Prize। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, और वो कब मिलता है? 1913 के अंदर। ठीक है, द सन ऑफ ए रिलीजियस रिफॉर्मर, ये किसके बेटे थे? एक धार्मिक रिफॉर्मर के, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ये इनके पिताजी थे। किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के। He early began to write the verse। वो अपने शुरुआती दौरों में वर्स लिखते हैं। एंड आफ्टर इनकम्प्लीट स्टडी इन इंग्लैंड इन द लेट 1870, और बाद में ये 1870 तक इंग्लैंड के अंदर अपनी जो पढ़ाई है उसको संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि उस समय वो व्यक्ति जो क्या करता है, उस समय वो व्यक्ति जो कि 1870 तक अपनी, जहां उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का क्या था, आतंक था, और उस समय ये बंदा इंग्लैंड में जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके आता है। तो वास्तव में कोई बड़ा भूचाल आने वाला था भारत में। ये उनको भी पता था जो हमारे ऊपर राज करते थे, और इनको भी पता था कि मैं अपने भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, he returned to India। वो कहां पर आते हैं? भारत में आते हैं 1870 में। and there he published several books of poetry, और आते ही बहुत सारी बुक्स ऑफ पोइट्रीज 1880 से उनके बीच में ये कंप्लीट करते हैं, और लोगों के बीच में इनकी जो प्रतिलिपियां जाती हैं, कॉपीज जाती हैं, तो लोग इन्हें काफी पसंद करने लग जाते हैं और इनकी बातों को भी सुनते हैं। मानसी 1819 में इनकी एक बुक आती है मानसी नाम की, एंड ए कलेक्शन दैट मार्क द मेचरिंग ऑफ हिज जीनियस, एंड इट कंटेन्स सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम। और इनकी कुछ एक अलग बुक आती है जिनका नाम क्या है, जो कि किस चीज के लिए जाना जाता है? इनकी विशेष कविताओं के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग मेनी वर्ड्स फ्रॉम न्यू टू बंगालीज, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी आते हैं जो कि स्पेशल किसके लिए? बंगाली लिटरेचर के लिए यूज किए जाते हैं। एंड वेल एज सम सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर्स, कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक तथ्य या ऐसे व्यंग्यात्मक नोट जो कि विशेष करके सामाजिक और राजनीतिक, किसके लिए? बंगालीज के लिए, बंगाली लिटरेचर के अंदर, बंगाली क्रिटिकल के अंदर कुछ ऐसी बातें जो बंगाली लिटरेचर के अंदर वास्तव में करनी थी, उन चीजों को लेकर आते हैं ये, उन राजनीतिक मुद्दों को लेकर आते हैं ये, उन सामाजिक मुद्दों को लेकर आते हैं जिस समय उस समय बंगाल के अंदर ऐसी घटनाएं चल रही थी। उन चीजों को वो वहां से उभारते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वो कहां पे कब्जा करते हैं? बंगाल के अंदर कब्जा करते हैं। ठीक है, इन 1901 टैगोर फाउंडेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन ए रूरल वेस्ट बंगाल। सबसे पहले वो एक स्कूल की ओपनिंग करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, अज शांति निकेतन, जिसका नाम क्या होता है? शांति निकेतन। ठीक है, जिसका मतलब होता है अबव ऑफ ए पीस, शांति से परे, शांति से परे। शांति निकेतन नाम की जो स्कूल है इनकी वेस्ट बंगाल में खुलती है, और वहां पर हम देखते हैं कि
ये इनकी एक क्या थी, शुरुआत थी आजादी के लिए, वहां की कुरीतियों को निकालने के लिए। वेयर ही साउथ ब्लेंड एंड द बेस्ट इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन, और वहां पर वो क्या करते थे, इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन को क्या करते थे, कंपेयर करवाते थे, और उनके ऊपर वो क्या देते थे, लेक्चर देते थे, उनको लोगों को उनके बीच की तुलना बताते थे। और वो कहां पे करते थे, शांति निकेतन स्कूल के अंदर, ठीक है। ही सेटल परमानेंटली एट द स्कूल, वो परमानेंटली स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं, विच बिकम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और जो बाद में जाकर किस नाम से जानी जाती है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, आज भी है वहां पर 1921 के अंदर। ईयर ऑफ सैडनेस एंड अराइजिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसके कुछ सालों के बाद क्या होता है, इनकी पत्नी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। क्या होता है, देहांत। एंड 2 children between 1902 to 1907, इस बीच में इनके 2 बच्चे होते हैं। एंड आर रिफ्लेक्टेड हिज लेटर पोइट्री विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड द वेस्ट इन ए गीतांजलि, जो ये सब बातें वो किस में बताते हैं, गीतांजलि नाम की इनके जो कलेक्शन है उसमें बताते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, 1912 में लोग ये क्या करवाते हैं, इस बुक को पब्लिश करवाते हैं, और जिसमें इन्होंने बहुत सारे गाने इनके लिखे हुए होते हैं, बहुत सारी पोएम्स होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उसके अंदर शामिल थी, ठीक है। दिस बुक कंटेनिंग टैगोर इंग्लिश प्रोज, और ये बुक जो है वो टैगोर के क्या है, इंग्लिश प्रोज को क्या करती है, कंपोज करती है। एंड ट्रांसलेशन ऑफ ए रिलीजियस पोएम्स फ्रॉम सेवरल ऑफ द बंगाली वर्ड्स, और बहुत सारी बंगाली पोएम्स को जो कि क्या किया गया है, इसके अंदर ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश फॉर्म के अंदर, ठीक है। इंक्लूडिंग गीतांजलि इन 1910 was held by W.B. Yeats, गीतांजलि को W.B. Yeats ने भी ये बताया, and Andre Gide, and won him the Nobel Prize in 1913, और उन लोगों ने भी वास्तव में माना कि इस बुक के अंदर इतनी सारी चीजें थी, और बाद में इनको अनाउंस किया जाता है नोबेल प्राइज के लिए, साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है 1913 को। कब मिलता है, 1913 के अंदर, ठीक है। टैगोर वॉज अवॉर्डेड ए नाइटहुड इन 1915, 1915 में इनको क्या देते हैं, नाइटहुड की उपाधि देते हैं। नाइटहुड की उपाधि एक कवि के लिए उस समय बहुत बड़ी उपाधि होती है, ठीक है। बट ही रेपुटेड इट इन ए 1919 एंड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अमृतसर जलियांवाला बाग एट मास्किर। जलियांवाला बाग के समय ये नाइटहुड की उपाधि को क्या करवाते हैं, लौटा देते हैं अंग्रेजों को। ये उपाधि अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मिली थी, और इसी उपाधि को वो क्या करते हैं, वापिस लौटा देते हैं, ठीक है। तो ये बात थी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे बंगाली लिटरेचर के, जो कि हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। एसे का इंट्रोडक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि इन द फॉलोइंग एसे टैगोर रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि इस एसे के अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र का, एक राष्ट्र भक्ति का, एक राष्ट्रवादी का, उस कॉन्सेप्ट को यहां पर क्या कर रहे हैं, टैगोर क्लियर कर रहे हैं। एंड इट्स रिलेशनशिप विद ए कल्चर, और उसका साहित्य के साथ, उसका कल्चर के साथ, उसका संस्कृति के साथ किस तरह का संबंध है, उस संबंध को यहां पर इस ऐसे के अंदर, इस निबंध के अंदर क्या कर रहे हैं, वो संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक राष्ट्रवादी, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रभक्त किस तरह से अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में बताते हैं। एंड ही आर्ग्यू दैट द ट्रू नेशनलिज्म, कि ये कहते हैं कि जो सच्चा देशभक्त होता है या सच्चा राष्ट्रवादी होता है वो क्या करता है, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द
नैरो एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ए आइडेंटिटी, कि एक सच्चा जो राष्ट्रवादी होता है उसको किसी भी तरह का कोई भी नैरो या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। उसे किसी भी तरह की उसको कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी एक्सटर्नल बाहर से उसे किसी भी प्रकार का कोई भी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या होता है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका बाहर रहकर भी निभाता है, और अंदर से उसके अंदर ये जो राष्ट्रवादी जो भावना है वो क्या होती है, झलकती है। ठीक है, बट शुड बी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड सेलिब्रेट द कॉमनलिटीज दैट यूनाइट ह्यूमैनिटी। और लेकिन ये चाहते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनाइट, एक एकतावादी, एक एकता होनी चाहिए मानवता में, एक मानववादी में, एक मानव ह्यूमैनिटी में हमें क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, एकता रखनी पड़ेगी। एंड द पीपल आर लिविंग बीइंग्स, और पीपल तभी यहाँ पर क्या है, जब एकता में रहेंगे तभी एक सही मायने में जो हमारा ऐसे है द नेशन, एक राष्ट्र हम कह सकते हैं। और यही जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की जो विचारधारा है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जब तक ये सारी चीजें होगी तभी हम क्या करेंगे, उस एक नेशन की परिभाषा को क्या करेंगे, साबित कर सकते हैं। और इस ऐसे के अंदर भी यही बात हमें रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेशन, क्योंकि राष्ट्र की जो भावना होती है, राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो सब हम अपनों के ऊपर होता है, उस देश के नागरिकों के ऊपर होता है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा, उस देश के नागरिक करेंगे। हम सब भी कर सकते हैं, हमें अपनी संस्कृति, हमें अपना कल्चर, हमें अपना साहित्य, हमें अपनी ट्रेडिशन, सब चीजों को हमें क्या रखना पड़ेगा, एक व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा, और ह्यूमैनिटी के अंदर एकता रखनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और राष्ट्र को ही हमें सबसे पहले क्या रखना है, सर्वोपरि रखना है। क्या करना है, सर्वोपरि रखना है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे जो ऐसे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो हमारे जो लेखक हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो हमें नेशन के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ऐसे देखते चले कि वास्तव में एक इतने बड़े राइटर और अपने नेशन के बारे में वो क्या कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के चीजों के लिए, कि वो चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो उस तरह से बने, क्योंकि उस समय क्या है, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिसके कारण उन लोगों को एक रखना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। और इसी के लिए हमारे जो लेखक हैं वो चाहते थे कि एक राष्ट्र के अंदर और एक राष्ट्र का निर्माण किस तरह से हो, वो चीजें क्या हो, बताई जाए। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं, अपने विचारों से, अपने कहते हैं कि बाहर के अनुभव, बाहर के, क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, उनको बिल्कुल पता था कि इंग्लैंड के देशों में, बाहर के जो अदर कंट्रीज है उन देशों में क्या हो रहा है, उन कंट्रीज में क्या हो रहा है, इनको अच्छे से पता था। और इसी कारण से वो क्या करते हैं, एक राष्ट्र की परिभाषा देते हैं, एक राष्ट्र के निर्माण में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है उसकी परिभाषा देते हैं। तो हम चलते हैं सीधे हमारे जो ऐसे हैं उसकी ओर। The people are living beings. They have a distinct personalities, but the nation organization of a power. वो कहते हैं कि यहाँ की जो लोग हैं वो सब अलग अलग है, उनके खुद की अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग अलग अलग है। लेकिन इस नेशन के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एक राष्ट्र, एक संपूर्ण, मतलब एक ताकत, एकता जिसे कहते हैं अपन, एकता की जरूरत है। क्योंकि अगर एकता होगी तभी क्या होगी, शक्ति का निर्माण होगा, और तभी हम क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि अगर आपके घर के अंदर संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार के अंदर क्या है, अगर आपके सबसे बड़े जो आपके कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े जो मुखिया है, अगर वो
सही है और उनके पास सारी पावर है पूरा घर का, तो अपने घर का विकास क्या होगा, जल्दी होगा। और अगर सारे परिवार में सारे लोग क्या है, बिखरे हुए हैं, तो वो घर कभी भी क्या होता है, कभी भी हर जगह वो ग्रोथ नहीं कर पाता, वो पीछे ही चला जाता है। तो इसी कारण से तो यहाँ पर भी यही बात है कि एक नेशन क्या है, एक देश क्या होता है, एक घर होता है, और उसका ही सबसे बड़ा मुख्य क्या होता है कि एकता रखना। क्या करना, एकता रखना, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड फाइट इज गोइंग बिटवीन द लिविंग स्पिरिट ऑफ द पीपल। वर्तमान की दुनिया में, ये जो आधुनिक दुनिया है, इसमें सबसे ज्यादा जो लड़ाई चल रही है इस समय, वो क्या है, लोगों के रहन सहन की, लोगों के विचारों की। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जो मॉडर्न जो लोग आ रहे हैं, जो जैसे कि नई पीढ़ियां आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य जो चीजें हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको संस्कृति से, उनको हमारे साहित्य से, उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। द स्ट्रगल दैट बिगेन इन सेंट्रल एशिया, और यही बात हमें मध्य एशिया में भी पता चलती है, बिटवीन द कल्टिवेटेड एरियाज, कि वहां की जो खेती की भूमि है, जहां पर खेती हो रही है, द मेन habitations and the continually enriching the desert sand, और लोग क्या कर रहे हैं उस डेजर्ट सैंड का, क्योंकि मध्य एशिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे मरुस्थल भी आते हैं, ठीक है। तो उन मरुस्थलों के अंदर क्या कर रहे हैं, वो लोग खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। उन खेती में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं उस जमीन को, उस बंजर भूमि को। तो ये कहते हैं कि ये हमारे ह्यूमन रीजन की, ये हमारे मनुष्य की क्या है, एक खूबी है कि उस बंजर जमीन के अंदर भी क्या कर रहे हैं, वो लोग धान उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, जब हमारे पास बहुत सारा धान आ जाएगा, तो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भी क्या है, ये चीज भी जरूरी है, ठीक है। और इसी के साथ हम कहते हैं कि हार्डिंग मेथड ऑफ ए नेशनल एफिशिएंसी गेन द सर्टेन स्ट्रेंथ, और यही हम मनुष्य की जो हिम्मत है, यही हम मनुष्य का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वही हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या हो सकती है, काम आ सकती है। अगर आप जैसे कि अब पाकिस्तान के अंदर हम देख सकते हैं कि वहां पर क्या है, लोग क्या है कि मतलब इतनी सारी वहां पर भूखमरी हो गई है, जिसके कारण से बहुत छोटी छोटी चीजों का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि वहां के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से उनको देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। इसी कारण से वहां पर क्या हो रहा है, सारी चीजों को बाहर से लाना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पर अगर हम कोई भी एरिया है, जैसे हमारे यहाँ का एरिया, जैसे कि आप जाओ राजस्थान में, जैसे कि जैसलमेर के साइड में, जहां पर इंदिरा गांधी नहर आ रही है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर का उपयोग करके लिफ्ट कैनालों को छोड़ छोड़कर वहां पर क्या है, उन बंजर भूमि को क्या कर दिया है कि वहां पर खेती उगाना शुरू कर दिया है। वहां पर मक्का हो रहा है, बाजरा हो रहा है, जिससे क्या है कि कुछ ना कुछ अगर वहां से हमें मिलेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, विनिमय के मतलब कहते हैं कि अदले बदले में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा दान भी ले सकते हैं। तो ये क्या है कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए ये जरूरी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे कि एंड दिस इज द रीजन व्हाई डेड मोनोटोनी एंड द साइन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द नेशन and the modern towns which present the psychogamy due to this dynamic of the nation and are everywhere the same and the sense once we go to London and London to Tokyo, कि हम ये देखते हैं कि लंदन, टोक्यो जैसे बड़े बड़े जो शहर है वर्तमान में मॉडर्न इंडिया, जहां पर कितनी 100 आप कह सकते हो कि 100 जो मंजिलों की जो बिल्डिंगें बन रही है, वहां पर बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है। आप लंदन के अंदर जाओ, इतने हाई क्लास सिटी है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो आज की जो दुनिया है और नेशन जो कहां तक फैल रहा है, जो लोग हैं, लोगों के विचार कहां तक जा रहे हैं, लोग किस तरह से अपने देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है क्या है, वो सारी चीजें कर सकता है। वरना अगर हम एक राष्ट्र को सही ढंग से अगर देखें, तो आप वही अपने परिवार को लेकर चलो, समांतर उन चीजों को लेकर चलो। अगर आपके परिवार के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति अगर कमाने वाला होगा, तो आपका बाकी के लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके साथ खाएंगे। और अगर थोड़ा 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 सारे लोग सपोर्ट करेंगे, तो आपके परिवार का ग्रोथ भी क्या होगा, बड़ा ही जल्दी होगा। फिर चलते हैं हम आगे। But the nation do not create, they merely produce and destroy. Organizations of a production are necessary. अगर हम देखते हैं
क्योंकि कई जगह ये होता है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, बड़े बड़े संगठन बनते हैं हर चीजों के ऊपर, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि और भी जैसे कि अपने किसी जैसे भूखमरी के ऊपर है, तो हर चीजों के ऊपर क्या बनते हैं, आज हमारे देशों में संगठन बनते हैं। उन संगठन के अंदर मीटिंगें होती हैं, उनको क्या लाभ हो रहे हैं, क्या उनसे नुकसान हो रहे हैं, और उनको सही करने के लिए क्या हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वो सारी चीजें होती है, लेकिन क्या होती है कि थोड़े दिन के लिए होता है, और फिर जाकर आगे जाकर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाए, खत्म ही हो जाता है। क्योंकि उसका ये रीजन है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, एकता की कमी होती है, और उसी वजह से क्या है कि ये जो नेशन है, ये एक राष्ट्र नहीं बन पाता, ये एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाता। क्योंकि आज वर्तमान में हम चाहते हैं कि एक राष्ट्र का निर्माण हो। एक राष्ट्र तभी होगा जब हम सारे धर्मों के लोग क्या होंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। बट व्हेन द एक्यूटेड बाय द ग्रीडिंग एंड हेटर, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करेंगे, इस मुद्दों के ऊपर क्या करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, बहुत सारे लोग क्या है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी अवे इनटू द कॉर्नर द लिविंग मैन एंड हु क्रिएट then the harmony is lost। और हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। और हमारा इतिहास भी कहता है कि जो लोग, जिसने सबसे ज्यादा अगर आलोचना खाई है, जिसने आलोचना सुनी है, उसी व्यक्ति का क्या हुआ है, सबसे ज्यादा आगे ग्रोथ हुआ है। तो हमें ऐसी बहुत सारी आलोचनाओं को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे देश के हित में अगर हम बात करें, हमारे राष्ट्र के हित में बात करें, तो हमें उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन चीजों के प्रति विशेष अवेयर होना चाहिए। और यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, हमारे भारत के अंदर आजादी के लिए हम सब लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। और उसी समय हमें ये देखने को मिला था, क्योंकि पूरा जो राष्ट्र था हमारा जो भारत देश था, वो हर लोग बिखरे हुए थे, हर लोग अपने अपने कबीलों के अंदर रह रहे थे। लेकिन हमें क्या चाहिए था, उस समय एकता चाहिए थी, हमें एक होना पड़ रहा था। लेकिन हम उस समय क्या है, एक नहीं हो पा रहे थे। तो इसी चीज को हमारे रविंद्रनाथ टैगोर इन चीजों के द्वारा हमें क्या कर रहे थे, बता रहे थे। एक नेशन की, एक राष्ट्र की परिभाषा हमें देते हैं कि वास्तव में एक राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटी वर इट्स लिविंग, कि ह्यूमैनिटी जो मानवता है वो एक क्या होती है, लिविंग, जीवंत होती है। is guided in a deals and but where it is need organization it become a impervious to them and the building process is only the external process। वो कहते हैं कि मानव वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर अपनी मानवता का निर्माण करना चाहिए। हमें अपने अंदर की जो भावना है, अपनी दया है, अपने जो इंटरनल पार्ट्स है, उनका निर्माण करना चाहिए, उनको हमें अच्छा करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की परिभाषा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर के जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, जैसे बिल्डिंगें बनाना, शहर में रोड बनाना, ये चीजें करना, इससे कोई देखने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी ह्यूमैनिटी को, आपके अंदर की जो आत्मा को, आपकी स्पिरिट को आप अगर शुद्ध नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और यही चीज हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। मैन एज ए पर्सन हु इज इनविटली विच इज द फील्ड वेयर द स्पिरिट हैज इट्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड ग्रो। मनुष्य को ये चाहिए कि वो जिस भी फील्ड में हो, जहां पर भी हो, जिस जगह पर हो, उसे क्या चाहिए, आजादी चाहिए। क्या चाहिए, आजादी। और जब आजादी होगी तभी वो मनुष्य क्या कर सकता है, अपने खुद का विकास कर सकता है और दूसरों का भी विकास में सहयोग कर सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम उसको बांध के रखेंगे तो वो क्या करेगा, या हम उसको अपने विचारों को थोपेंगे तो वो व्यक्ति क्या है, कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसको उस फील्ड के अंदर उसको अकेला उतार दें तो वो कहीं ना कहीं अपने विचारों के द्वारा उन चीजों को समझेगा और उन चीजों से बाहर निकलने के लिए वो लगातार क्या करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, ठीक है। This is a professionalism is the reason where the men specialize their knowledge and organize their power। ये एक विशेष बात है कि जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने नॉलेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जहां पर अपनी क्षमता को वो लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। और यही बात है कि जहां पर
हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि हमें एक राष्ट्र के निर्माण में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। यही तत्व हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। ये एक परिभाषा उस समय दी जाती है जब हमारा भारत क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। आप सब लोग यहाँ पर तो ये ऐसे हैं, लेकिन आप ऐसे भी विचार कर सकते हो आज हम कैसे धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। उस मॉडर्न युग के अंदर जहां पर अब कैसी है, एआई जैसे फीचर्स आ गए, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन अपने हर चीजों के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। हम अपने भारत को क्या कर रहे हैं, अपने साथ उस नई पीढ़ी में लेकर चल रहे हैं। और आप लोग ही वो लोग हैं जो कि कल उठकर हमारे भारत को और आगे बढ़ाओगे। और यही कारण है कि हमारा जो भारत जो 1947 में जब आजाद हुआ था और वर्तमान का भारत है जिसमें आज कितना फर्क है, वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। इन द एंशिएंट इंडिया प्रोफेशन वर कीप्ट विद इन द लिमिट ऑफ ए सोशल रेगुलेशन। अपने पुराने समय में क्या होता था कि हमें हर चीजों को क्या करना पड़ता, सीमित रखना पड़ता था। हमें हर चीजों को क्या करना पड़ता था, अपनी लिमिट के साथ हमें समाज के अंदर देखना पड़ता था कि अगर आप कुछ करोगे या कहीं कुछ आप बाहर भी जाओगे या कुछ ऐसा पहन लोगे, अगर कुछ ऐसा काम कर लोगे तो समाज क्या कहेगा। आपको समाज की उस लिमिट, उस दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि समाज जैसी ऐसी कोई भी चीजें हैं उसको हम सिर्फ क्या करते हैं, एक नाम मात्र का रखते हैं और बाकी चीजें किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें हर चीज की क्या देता है, आजादी देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आजादी देता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आपको समाज में रहना है, क्योंकि सोशलिज्म सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि समाज से हम बाहर भी जा नहीं सकते। और ये भी माना गया है कि बिना समाज का जो व्यक्ति होता है वो पशु के बराबर होता है। कैसा होता है, पशु के बराबर। तो हमें उस समाज के अंदर रहकर हमें वो चीजों को करना है जिससे हमारा भी, हमारे घर का भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हमारे माता पिता का भी नाम हो, हमारे समाज का भी नाम हो और हमारे देश के निर्माण में भी उसका सहयोग अच्छे से मिले। हमें वैसा काम करना है जैसे कि पुराने समय में बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी, उन बाधाओं को हमें तोड़कर क्या करना है, आगे बढ़ना है। दे वर कंसिडर प्राइमरी सोशल नेसेसिटीज। उस समय क्या होती थी, सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जाता था। सामाजिक जो हमारी जो आवश्यक नीड है, हमारी जो सबसे पहली नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उन चीजों का इंतजाम किया जाता था। उसके बाद हम किसी और चीजों के बारे में सोचते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, इन तीनों चीजों का क्या है, पूर्ण हो जाता है हमारा। जैसे कि घर होता है, कपड़ा होता है और रोटी होती है। क्योंकि आज का जो युवा है वो इतना तो सक्षम है कि वो 2 वक्त की क्या है, रोटी कमाकर खा सकता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, हमारे जो वैज्ञानिक है आज कहां पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए। हमारे मनुष्य क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं चंद्रमा पर। तो वैसे ही ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, जहां पर हम अपने नॉलेज के द्वारा हम ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को यहाँ पर पॉसिबल कर सकते हैं। वो ही चीज हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को एक राष्ट्र के निर्माण में चाहिए थी। ठीक है। दिस कल्ट बिकम द greatest danger because it is bringing them to ambitious success and making them impatient of the claim and the higher deals. The greater the amount of a success, the stronger are the conflict of the interest and jealousy and hatred which are across in the man mind, and thereby making it more and more necessary for the people who are still living and stiffen into the nation with the growth of a nationalism. Man has become the greatest means of a man. क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि किस तरह से हम जितना ज्यादा अगर काम करते हैं, हम कुछ इतनी बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। रिस्क भी, जैसे अगर हम किसी यान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं और वो शायद साल भर या 2 साल की वैज्ञानिकों की मेहनत होगी जब उसको बनाया होगा लैब के अंदर, लेकिन कुछ चंद मिनटों में कुछ छोटी सी कमी के कारण वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो रिस्क उतना भी है, 2 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाती है वहां पर, तो रिस्क तो है ही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए,
हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे जो पुराने जो आदर्श थे, जैसे कि हमारे आजादी के समय जो भगत सिंह थे और भी जैसे कई सारे वहां पे उस समय लोग थे जिनकी वजह से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और उन्होंने जब आजादी को लेने के लिए कितनी सारी चीजों को सहा, कितने सारे खुद के बलिदान को दे दिया, उन्होंने खुद के जीवन को नहीं देखा, तो हमें भी क्या है उसी तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पर अब बात आजादी की नहीं है, यहाँ पर बात है हमारे एक राष्ट्र के निर्माण की, और उस राष्ट्र की शक्ति बनकर उस राष्ट्र के निर्माण के अंदर हमें अपना पूरा सहयोग उसी तरह से देना है जैसे कि आजादी के समय भगत सिंह और अदर जो लोग थे उन्होंने दिया था। क्योंकि उन लोगों ने हमें क्या कर दिया, खाना परोस दिया। अब हमें क्या करना है, उस खाने को खाने के साथ हमें उस थाली को भी और ज्यादा बढ़ना है। तो ऐसे ही काम हमें क्या है, ऐसे करते रहना है। यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर उस समय लोगों को, भारत की जनता को ये कहने जा रहे थे कि मैं बाहर देख के आया हूं कि बाहर के लोग, बाहर जो लंदन है, इंग्लैंड है, वहां के लोग किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हमें भी हमारे भारत को क्या करना है, आगे लेकर चलना है। क्योंकि उस समय अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारा भारत वैसे ही एजुकेशन में बहुत कम था, और उस एजुकेशन की कमी के कारण हम यहाँ की हर जनता को उस विकास में शामिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इतना कुछ नॉलेज ही नहीं था। लेकिन उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें क्या करनी चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी हमारे भारत का ऐसा समय आए तो उस चीजों का क्या हो, ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ हो, और हमारे भारत के लिए क्या हो, ये एक अच्छी बात हो। ठीक है। क्राउड साइकोलॉजिकली इज ए ब्लाइंड फोर्स। वो कहते हैं कि जो भीड़ है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या है, एक अंधी फोर्स है, एक ब्लाइंड फोर्स है, एक उस आर्मी की तरह है जो कि क्या है, हमेशा आप देखना भीड़ हमेशा क्या होती है, उनका दिमाग नहीं होता, उसके भीड़ का एक अलग ही दिमाग चलता है। एक व्यक्ति उस भीड़ को कंट्रोल करता है, जहां पर वो व्यक्ति जाएगा वो भीड़ वही उसके पीछे पीछे जाएगी। तो वो एक ब्लाइंड व्यक्ति की तरह है वो भीड़। ठीक है। लाइक द स्टीम एंड द साइकोलॉजिकल फिजिकल फोर्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू क्रिएट द टेम्परेरियस अमाउंट ऑफ ए पावर एंड देयरफॉर द रूलर ऑफ ए मैन हु आउट टू ग्रीड बाय एंड फियर। कि वो कहते हैं कि किस तरह से, जैसे कि मनुष्य जैसे भीड़ के अंदर चलता है और वो उसके क्या है, पीछे से फोर्स लगता है, उसको एक धक्का लगता है पीछे से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उस तरह से हमें क्या है, उस फिजिकल फोर्स से, जो भौतिक जो फोर्स है हमें वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी शक्ति को यूटिलाइज करना है, हमें अपनी खुद की शक्ति को क्या करना है, उसके अंदर शामिल करना है, और हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या करना है, उन चीजों को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश के लिए क्या करना है, काम करना है। ठीक है। टर्निंग देयर पीपल इनटू द मशीन्स ऑफ ए पावर। वर्तमान में क्या है, जो लोग हैं वो एक मशीन की तरह हो गए। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सारी शक्ति उस मशीन के अंदर डाल रहे हैं, और मनुष्य उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे एक मशीन काम कर रही है। ठीक है। ट्राई टू द ट्रेन इन द क्लाउड साइकोलॉजिकली फॉर देयर स्पेशल पर्पस, दे होल्ड it to be their duty to the foster and the popular mind universal panic and unreasoning। वो कहते हैं कि अगर हम ट्रेन में देख के जैसे सफर करते हैं तो ट्रेन में कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम वहां पर महसूस करते हैं, जैसे कि फोर्स होता है, किसी यूनिवर्सल पैनिक होता है, दर्द होता है, जो कह सकते हैं कि किसी ना किसी पर्पज से, किसी ना किसी स्पेशल पर्पज से हमें वहां पर वो चीजें देखने को मिलती है। और हमारा जो टर्निंग है, जो लोगों का जो क्राउड, जो भीड़ है उसमें, वो ऐसी है कि एक के साथ एक क्या करती रहेगी, उसके अंदर शामिल होती रहेगी। हमें वो चीजें नहीं करनी है, हमें हर व्यक्ति को छोटा से छोटा योगदान भी हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है। यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर इस ऐसे के अंदर कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें थी उस समय जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में काम कर रही थी। वो क्या थी? न्यूज़पेपर थे, कुछ बुक्स थी जो कि उसी तरह से थी कि हमारे लोगों तक, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इन्हीं चीजों का योगदान क्या होता है, हमारे निर्माण में भी काम आता है, क्योंकि इसी चीजों से
हमारे जो इतने बड़े बड़े राइटर थे वो उसके अंदर कुछ छापते थे, लेख छपता था उनका, उनकी बातों को छपाते थे और वही बातें हमारे पूरे भारतवर्ष में लोगों तक पहुंचती थी और यही से लोग क्या करते थे, उनकी बातों को मानते थे और उनकी बातों को देखकर वो लोग क्या करते थे, आगे उस तरह से काम करने की कोशिश करते थे। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र निर्माण में होता है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि मीडिया का सबसे बड़ा योगदान जरूर है, क्योंकि मीडिया नहीं होती तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है वो हमें पता भी नहीं चलेगा। दिस इज ए सफरेंस ऑफ ए हायर ह्यूमैनिटी एंड क्राउड माइंड टू प्रोडक्टिव ऑफ ए एनरिच स्ट्रेंथ for the crowd mind and it's essentially primitive. Its force are elemental. Therefore, the nation is for the ever watching to take advantage of a ambitious power of a darkness. और हम जब इन सारी चीजों को मानेंगे तभी हम एक हमारे जो देश है, जो राष्ट्र है, उसको अंधेरे से बाहर लाकर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उजाला करेंगे। और ये उसी समय होगा जब हम सब लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसके निर्माण में लग जाएंगे। ठीक है। When the whole body of a man train themselves for the particular narrow purpose, it can become a common interest. People are narrow deal, and when it's get hold for their mind, and it's sure to lead them to the moral dignity and in actually blindness. क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या हैं, अपने राष्ट्रवादी जो कहते हैं ना कि एक राष्ट्रवादी चीजों के लिए कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, लेकिन उस देशभक्ति में वो लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि आंदोलन होते हैं, बहुत सारे ऐसी धर्मों के बीच में लड़ाइयां होती हैं। और वो सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों का उस समय बहाव होना। और राष्ट्र जो वादी होते हैं, राष्ट्रवादी, और उनकी राष्ट्रवादी की कुछ नीतियों के कारण उन चीजों से क्या होता है, हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो वैसा भी हम लोगों को क्या है, नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हम सबको एक जैसी फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और हम सब लोग उसी स्वतंत्रता के साथ हम अपने देश के निर्माण में सहयोग करेंगे। ठीक है। ये जो यहाँ पर जैसी चीज है, और हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें हमें कई सारी सभ्यता देखने को मिलती है। हमारे इतिहास में खोज की है, जिसमें हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिससे हमें पता चलता है कि आज से कई हजारों साल पहले भी हमारा जो देश था वो एक व्यवस्थित तरीके से था। और वहां के जो लोग थे वो अपने अपनी सिविलाइजेशंस को निर्माण करने में पूरा क्या करते थे, सहयोग देते थे। ऐसा नहीं कि वर्तमान की दुनिया को देखकर ही क्या है, हम सब चेंज हुए। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, हम देखते हैं कि पूरे विश्व में, अगर वर्ल्ड में हम देखें तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, क्रिश्चियन लोगों की है, जो जीसस को पूजते हैं। और हम देखते हैं कि इनका जो धर्म होता है वो बड़ा ही एक व्यवस्थित तरीके से होता है, अच्छा होता है। लेकिन इन लोगों के पास क्या है, सुपर पावर है। इनके पास क्या है, एक ताकत है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फोर्स हम बात करें तो किनकी है, क्रिश्चियन लोगों की। और ये लोग क्या हो सकते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको एक रॉबर की तरह, एक रिलीजियन रॉबर की तरह, एक धार्मिक चोर की तरह ये क्या कर सकते हैं, उन चीजों को चुन सकते हैं, उन चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे देश के नागरिकों को धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर रहकर हम सबको क्या करना चाहिए, एक ही धर्म में, और वो धर्म है राष्ट्रवाद का धर्म। और राष्ट्र के निर्माण में हम सबको क्या है, लग जाना चाहिए। और यही चीज हमें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर सिखा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों की जैसे एजुकेशन में योगदान दें, कोई डॉक्टर बनते हैं, कई इंजीनियर बनते हैं, कई वैज्ञानिक बनते हैं, और कई बहुत सारी चीजों में आगे जाते हैं। तो हमें सिर्फ अपने घर से शुरुआत करनी है, और हमें अपने बच्चों को क्या करना है, एक अच्छा एजुकेशन देना है, ताकि उनकी जो क्षमता है वो कल उठ के हमारे देश के क्या हो सके, काम आ सके। यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हैं, हमारे इस ऐसे के अंदर कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये एक ऐसा है कि जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर अपने पढ़ाने से अच्छा है कि आप सब लोग क्या कर सको, इसके ऊपर विचार करो कि कैसे एक राष्ट्र का निर्माण होगा। आप सब इतने काबिल हो कि आप लोग क्या कर सकते हो एक राष्ट्र के निर्माण में। आज वर्तमान में आप देख रहे हो आपके पास IIT है, IIM है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हो। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे भारत देश में है, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हर चीज की सुविधा वहां पर अवेलेबल है, हर चीजों की इलाज पॉसिबल है। ये सब कैसे हुआ, जब हमारे राष्ट्र का क्या हुआ, एक अच्छा निर्माण हुआ, एक अच्छे वे में हमारा राष्ट्र आगे बढ़ा, तब जाकर ही हम सब उन चीजों को क्या करते गए, एक्सेप्ट करते गए, और उन चीजों की जो सुविधा है वो आज हमारे बाकी के लोगों को मिल रही है। और इन सारी चीजों का योगदान किस में हो रहा है, हमारे भारत की ग्रोथ में हो रहा है, हमारे देश की ग्रोथ में हो रहा है। तो यही कहते हैं कि it has been said to the disease become the most acute critical when the brain is affected। और ये भी कहा गया है कि जैसे कभी आपकी बीमारी हो तो आपका सबसे पहले जो ब्लॉक होता है वो कौन होता है, आपका दिमाग ब्लॉक होता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई डिसीज है तो सबसे पहले वो किस पे हावी होगा, आपके ब्रेन पर हावी होगा। कहां पर होगा, आपके ब्रेन पर। तो आपको भी वही करना है कि आपको क्या करना है, इस राष्ट्रभक्ति की जो आपके मन में जो लालना है, जो आप राष्ट्रभक्ति के लिए जो करना चाहते हैं, उसको आपको सबसे पहले कहां फिट बिठाना है, अपने ब्रेन में फिट बिठाना है, ताकि आप लोग क्या कर सकते हो, उन चीजों की, उस राष्ट्र के निर्माण में क्या कर सकते हो, योगदान दे सकते हो। ठीक है। और बाकी जितनी भी फालतू चीजें होती है, पार्टिज्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि आजकल इतना बढ़ गया है अलगाववाद, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को पहले ध्यान देते हैं, ना कि उन चीजों की और जो चीजें हमारे देश के निर्माण में काम आए। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन चीजों से दूर रहना चाहिए। यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर उस समय कह रहे थे कि हम सबको मिलकर, हम सारे लोगों को मिलकर हमें एक राष्ट्र के निर्माण में पूरा क्या करना चाहिए, योगदान। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उस समय क्या रहना था, एक रहना था। तभी हम लोगों को क्या दिया था, एक नेशनल एंथम दिया था, जिसे हम कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय है। तो उसके अंदर कहा कि हम सब लोग, हम भारत की सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सब हम क्या है, इस राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे। और जल्द से जल्द हम जो बेड़ियां हमारे पैरों में डाली गई अंग्रेजों के द्वारा, उन सब बेड़ियों को हम तोड़कर हम एक भारत के, एक स्वर्णिम भारत के, और भारत को उस ओर लेकर जाएंगे जहां पर उसका तेजी से क्या होगा, विकास होगा, और हमारा देश क्या बनेगा, एकता के साथ एक राष्ट्र बनेगा, द नेशन बनेगा। यही बात हमारे रविंद्रनाथ टैगोर उस समय करते हैं। और हमें जो ये सिस्टम है, हमारा जो ये सिस्टम चलता है, उस सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, उतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि ये लोग क्या कर दें, ब्रेक लगा दें हमारे निर्माण में। हमारा देश भी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर में अपने पुत्र को, अपने पुत्री को क्या करते हैं, जिन उसके सपने की ओर आगे बढ़ाते हैं, उसी ओर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश भी क्या है, झुकना नहीं चाहिए, ना रुकना चाहिए। ठीक है। तो यही एक जो ऐसे हैं जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक शॉर्ट तरीके से लेकर आया हूं। आप लोग जरूर देखना इसको, अपनी बुक के अंदर व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। और ये जो PDF है, जो मैं रोज PPT के तौर पर आपके सामने लेकर आता हूं, इनको मैं बड़ी ही जल्दी आपके सारे जितने भी वीडियोस है उसके नीचे मैं लिंक कर दूंगा, जहां से आप इन PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपके जो ये नोट्स हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत काम आएंगे। और फिर मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू, आप खुश रहो, मस्त रहो।